हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में एक और नया टॉपिक। चैप्टर है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म तक पढ़ लिया था। हेनरी लॉ में का भी क्वेश्चन हो गया था। अब आइए देखते हैं हम लोग एक नया टॉपिक फिर से जिसका नाम है वेपर प्रेशर, और हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की। तो ये है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए वेपर प्रेशर होता क्या है, पहले इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की, और इससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ, ठीक, और इसके कुछ एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल टर्म्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले वेपर प्रेशर है क्या। The pressure exerted by vapor on the surface of liquid when both vapor and liquid phases are in equilibrium। अब ये है क्या, तो वेपर प्रेशर क्या बताना चाह रहा है। तो देखिए होता क्या है, जनरली हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे कि वेपर प्रेशर का मतलब वेपर का प्रेशर लिक्विड के सरफेस पर। ठीक है, लेकिन ये क्या है, पूरी तरह से अच्छी डिफिनेशन नहीं है। तो वेपर प्रेशर को एकदम एग्जैक्टली डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और ठीक है समझते हैं वेपर प्रेशर को। तो आइए देखते हैं एक्चुअल वेपर प्रेशर यहाँ पे सॉल्यूशन के केस में है क्या, क्योंकि आगे ये बहुत हेल्प करेगा बाकी चीज़ों को समझने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो वेपर प्रेशर में जैसे मान लीजिए हमारे पास ठीक है कोई लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट, मान लीजिए वाटर है। ठीक है, तो वाटर क्या है, एक प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज होता है जनरली। तो देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वेपर प्रेशर की बात हम लोग वहीं पे करेंगे जहाँ पे क्या हो, क्लोज वेसल हो। पहली बात तो ओपन वेसल रहेगा तो सारा वेपर क्या होगा, ओपन वेसल में सारे वेपर लिक्विड के वेपराइज होकर चले जाएंगे ऊपर एटमॉस्फेयर में। तो पहला चीज होना चाहिए कैसा, क्लोज वेसल। तो वेसल हम लोग बर्तन क्या करते हैं, पहले क्लोज कर देते हैं जिसमें हम लोग को वेपर बनाना है और इस लिक्विड को हीट किया जा रहा है। ठीक है, तो वाटर को या कोई भी लिक्विड है अगर उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इसके कुछ वेपर्स फॉर्म होंगे और वो वेपर जाके कहाँ कलेक्ट होंगे, सरफेस से क्या होंगे, वेपर सारे निकलेंगे और वो कहाँ कलेक्ट होंगे, इधर उधर जो भी हमारे पास कंटेनर है इसके ऊपर कुछ ड्रॉपलेट्स, ठीक, कुछ किनारे ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि पानी जैसे रहता है, बोतल में से पानी रख के छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसके अगल बगल कुछ टाइम बाद देखते हैं कुछ ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, यानी लिक्विड क्या हो रहा है, इवेपोरेट होके ऊपर जा रहा है। तो ये प्रोसेस हमारा है इवेपोरेशन। ठीक, तो ये कुछ समय तक चलता रहता है। जैसे जैसे हमारा हीट मिलेगा, इसको एनर्जी मिलेगी, धीरे धीरे क्या होगा, लिक्विड फेज से गैसियस फेज में वाटर के मॉलिक्यूल जाएंगे। तो इस प्रोसेस का नाम है इवेपोरेशन। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन। ठीक, तो ये प्रोसेस हमारा इवेपोरेशन। तो कुछ समय तक ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि सारे वेपर जब कलेक्ट होकर ढेर सारे कलेक्ट हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेपर्स के ड्रॉपलेट्स, तो धीरे धीरे क्या करेंगे, कुछ समय बाद वो कंडेंस होना शुरू करते हैं, ठंडा होंगे, फिर क्या होगा, फिर वो लिक्विड में फिर वापस आना शुरू करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, दो प्रोसेस साथ साथ चलती रहती हैं, यानी लिक्विड टू वेपर, वेपर टू लिक्विड, इवेपोरेशन कंडेंसेशन ही चलता रहता है। एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या होगा कि दोनों लिक्विड फेस और वेपर फेस क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे। यानी जितना हमारा प्रोसेस होगा कंडेंसेशन का, उतना ही प्रोसेस क्या होगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। तो उस टाइम पे जो भी प्रेशर अप्लाई होगा वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पे, उस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या है, ठीक है,
कि लिक्विड के सरफेस पर वेपर या गैस द्वारा लगने वाला प्रेशर, और ये प्रेशर कब लगेगा, जब क्या हो, दोनों इक्विलिब्रियम में हो, यानी जितना लिक्विड हमारा गया है गैस में उतने ही गैस क्या हुए, लिक्विड में आ गए। यानी जब दोनों इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ये दोनों फेजेस इक्विलिब्रियम हो गए, यानी इसका कंडेंसेशन और इवापोरेशन दोनों क्या है, बराबर हो रहा है जिस समय, ठीक है, उस समय जो प्रेशर लगेगा उसे बोलेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अब लेकिन ये कैसा है, हम लोग बात कर रहे थे प्योर सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट कैसा था, प्योर था, लेकिन अगर इसमें कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया जाए तो वेपर प्रेशर कैसा होगा, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं कि देखिए वेपर प्रेशर तो है ही, लेकिन इसको कई सारी चीज़ें अफेक्ट भी करती हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं टेम्परेचर और ज़्यादा दे दूँ इसे, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल जो इसके अंदर होंगे, जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, वाटर है, तो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ठीक, तो उनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी, ज़्यादा वेपर बनाएंगे वो, ठीक। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, इवापोरेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल गैसेस के कलेक्ट होंगे, ठीक है, तो वो फिर से कंडेंस होकर ज़्यादा नीचे आएंगे, तो फिर वो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेंगे, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ओवरऑल बढ़ेगा, यानी ये प्रोसेस इवापोरेशन कंडेंसेशन का प्रोसेस फास्ट होगा, जिससे क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। और ठीक है, और कुछ सब्सटेंस कैसे हैं उसके नेचर पे डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर, और ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि कंटेनर कैसा है जिसपे में हम लोग क्या रखें, वेपर को, सॉरी जिसमें हम लोग लिक्विड को रखे हैं वो कैसा है, लिक्विड, ठीक है। तो वेपर प्रेशर जो होता है वो कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उस हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, कि फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए फैक्टर लिखा है यहाँ पे, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ वेसल या कंटेनर। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट, इसे बोल सकते हैं पहला फैक्टर, ये साइज और शेप पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक इस तरीके का, ठीक है, कंटेनर है, और एक कंटेनर जिसका साइज क्या है, शेप अलग है, इसका शेप अलग, इसका शेप अलग, लेकिन इसमें लिक्विड जो है वो इक्वल अमाउंट में है। जैसे मान लीजिए इसमें भी क्या है, 1 लीटर ऑफ वाटर, इसमें 1 लीटर ऑफ वाटर है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है, जितना वेपर ये फॉर्म करेगा उतना वेपर ये फॉर्म करेगा। ऐसा नहीं है कि इसका शेप चेंज हो गया है, साइज चेंज हो गया है, तो वेपर इसमें ज़्यादा बनेगा इसमें कम बनेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम है, ठीक है। तो वेपर क्या होगा, सेम बनेगा, लिक्विड सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो वेपर भी क्या होगा, सेम बनेगा। कि वेपर प्रेशर क्या होता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है, पर यूनिट एरिया पे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान देंगे, तो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो वेपर जितना ये बनाएगा उतना वेपर ये भी बनाएगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आती है, अब देखिए दूसरा फैक्टर है, इट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ये तो बता चुका हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल जाएगी, मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी तो क्या होंगे, वो जल्दी जल्दी सरफेस को छोड़ के ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके फिर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इक्विलिब्रियम में आने के बाद, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, प्रोसेस तेज होगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। और फिर थर्ड फैक्टर आता है, इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर है, जिसे पढ़ना क्या है, बहुत ही जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इस फैक्टर को समझ लिए तो बाकी आने वाली चीज़ों को हम लोग इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब फैक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्या है, थर्ड वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या बता रहा है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है वेपर प्रेशर। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए जो सब्सटेंस वर्ड यूज हुआ है वो जनरली हमारा सॉल्यूट के लिए यूज हुआ है, ठीक। और यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि सब्सटेंसेस आर 2 टाइप्स, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। तो वोलाटाइल मीन्स, वोलाटाइल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, कि ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर खुद की टेंडेंसी हो वेपर फेज में जाने की, यानी इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर। इसे हम लोग लिख सकते हैं, इट हैज टेंडेंसी
टू फॉर्म वेपर। ठीक है, तो वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, इसकी मतलब ये खुद की प्रॉपर्टी है। हम लोग किसी सब्सटेंस को जबरदस्ती वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल नहीं बना सकते हैं। जैसे कोई लिक्विड सॉल्वेंट है या कोई लिक्विड सॉल्यूट है, तो वो वेपर अपने आप क्या होगा, बनाएगा। एल्कोहल है, वाटर है, बेंजीन है, एथेनॉल है, ये सब क्या करेंगे, वेपर अपने आप क्या होंगे, बनाएंगे। इसकी खुद की टेंडेंसी है वेपर स्टेट में जाने की। और नॉन वोलाटाइल क्या है, जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है, तो नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, इसकी टेंडेंसी नहीं होती है वेपर बनाने की। लिखेंगे इट हैज नो टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर। तो इसके अंदर खुद टेंडेंसी ऐसे नहीं है कि ये वेपर बना सके। ठीक है, तो वेपर बनाने की टेंडेंसी इसके अंदर नहीं है। यानी ये कैसे होंगे, तो जनरली होता है क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं हमारे सॉलिड सॉल्यूट। सॉलिड सॉल्यूट का मतलब ग्लूकोज हुआ, ठीक है, यूरिया हुआ, सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हैं। तो जनरली हम लोग वोलाटाइल सॉल्यूट और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, सॉलिड सॉल्यूट। ठीक, और ये जनरली क्या होंगे, लिक्विड होंगे। ये क्या होंगे, लिक्विड सॉल्यूट होंगे। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो एक वोलाटाइल की बात करेंगे, एक नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस की बात करेंगे। ठीक है, और ठीक है, तो सॉल्यूट की बात करेंगे, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की बात करेंगे। तो देखेंगे कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमको पढ़ना क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर की बात हो गई, लेकिन अभी मैंने क्या बताया था, वेपर प्रेशर लिए थे एक प्योर सॉल्वेंट के लिए, केवल वाटर के वेपर प्रेशर बताया था। लेकिन अगर इसमें मैंने कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया या कोई वोलाटाइल सॉल्वेंट ऐड कर दिया, ठीक है, या मतलब वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए या तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए, तो जो सॉल्यूशन बन के आएगा उसका वेपर प्रेशर अब कैसा होगा। अब इस पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो फर्स्ट हमारा क्या आता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, और इसमें पहला केस क्या है, पहला केस देखिए, व्हेन अ वोलाटाइल सॉल्यूट एडेड इनटू अ सॉल्वेंट। और एक पे ध्यान दीजिएगा, सॉल्वेंट क्या होगा, ये हमेशा वोलाटाइल ही होगा, क्योंकि सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर लेंगे, एल्कोहल लेंगे, जो भी लेंगे, तो सॉल्वेंट तो वोलाटाइल ही लेना है, सॉल्वेंट नॉन वोलाटाइल नहीं लेना है। क्योंकि हमारे पास क्या है, वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है, या तो वोलाटाइल है, वोलाटाइल ऐड करें। ठीक है, वोलाटाइल सॉल्वेंट, वोलाटाइल सॉल्यूट, या तो क्या करें, वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करें। और तीसरा केस बन सकता है, अगर हम लोग वो नॉन वोलाटाइल ऐड करेंगे अगर, तो क्या फायदा, जब वेपर ही बनेगा, वेपर ही तो नहीं बनेगा, तो तीसरा कोई टर्म हमारा ऐसा बनेगा नहीं। तो केस दो ही बनेंगे, सॉल्वेंट वोलाटाइल, सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल, सॉल्वेंट भी वोलाटाइल, सॉल्यूट भी नॉन वोलाटाइल। तो पहला केस देखते हैं, दोनों जब वोलाटाइल हो। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्हेन अ वोलाटाइल सॉल्यूट एडेड इनटू अ वोलाटाइल सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीजेस। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है। ऐसा नहीं है कि दो वोलाटाइल मिल गए ज्यादा वेपर बनेगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है, ये रहा, ठीक, ये हमारे पास क्या है, कोई प्योर सॉल्वेंट है, वाटर मान लेते हैं। ठीक, प्योर सॉल्वेंट, इसका नाम मैं देता हूं ए। सॉल्वेंट क्या है, प्योर है, तो सारे के सारे पार्टिकल्स होंगे इसमें, ए के क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि वेपर किसका बनता है, जो पार्टिकल सरफेस पे होते हैं वो पार्टिकल क्या करते हैं, वेपर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो सरफेस के पार्टिकल के अंदर दो चीजें होती हैं। पहला चीज, जो सरफेस के पार्टिकल्स होंगे वो क्या होते हैं, अनबैलेंस फोर्स द्वारा घिरे होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ पे अंदर है, तो इसको चारों तरफ से अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स क्या हुए हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, घेरे हुए हैं, चारों तरफ से क्या हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से वो घिरा हुआ है। ठीक है, तो वो एक बैलेंस फोर्स से घिरा हुआ है। लेकिन जो ऊपर का पार्टिकल है, सरफेस वाला, वो पार्टिकल क्या है, केवल नीचे के पार्टिकल्स और इसके अगल बगल के पार्टिकल इसको क्या कर रहे हैं,
अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो अनबैलेंस फोर्स होता है। तो जैसे इसको टेम्परेचर मिलता है तो क्या होता है, पहले सरफेस के पार्टिकल ऊपर मूव कर जाते हैं। तो सरफेस के पार्टिकल में दो चीज़ें हैं, पहला अनबैलेंस फोर्स होता है इनमें, ठीक है, इनके चारों तरफ क्या अनबैलेंस फोर्स है, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या होती है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है। और दूसरी चीज़ बोल सकते हैं इनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़्यादा होती है किसके कंपेयर में, जो अंदर वाले पार्टिकल्स हैं। अब इनका नाम क्या है, ऊपर वाले पार्टिकल को बोलते हैं सरफेस पार्टिकल, नीचे वाले क्या बोलते हैं, बल्क पार्टिकल्स। तो ये हमारे क्या है, अंदर के जो पार्टिकल इसको बोलेंगे ये बल्क वाले हैं, और इसे बोलेंगे हम लोग ये सरफेस वाले पार्टिकल हैं। तो वेपर कौन फॉर्म करते हैं, सरफेस के पार्टिकल फॉर्म करते हैं वेपर। तो जब ये वेपर का फॉर्मेशन करेंगे तो धीरे धीरे क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे। जैसे ही सरफेस के पार्टिकल इवेपोरेट होकर ऊपर जाएंगे तो उसके नीचे वाला जो रहेगा बल्क में, अब वो ऊपर आएगा, फिर वो वेपर बनेगा, ठीक। तो ये सब क्या करेंगे, वेपराइज्ड होंगे और वेपर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट, इसका नाम है ए। तो इसमें सारे के सारे क्या होंगे, इसके पार्टिकल्स होंगे सरफेस पर जो फॉर्म करेंगे वेपर, बिकॉज हाई काइनेटिक एनर्जी एंड, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स, ठीक। तो ये वेपर्स क्या क्या करते हैं, फॉर्मेशन करेंगे, ठीक। और जो वेपर प्रेशर इसका होगा उसे बोलेंगे हम लोग क्या, पी नॉट ए। नॉट का मतलब प्योर की बात करता है, नॉट मतलब NOT नॉट नहीं, NOUGHT, ठीक है। तो नॉट मतलब क्या है, ये प्योर की बात कर रहा है, नॉट। तो पी नॉट ए इसका वेपर प्रेशर हो गया। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ। सॉल्यूट कैसा है, सॉल्यूट भी मैंने लिया है वोलाटाइल सॉल्यूट। तो वोलाटाइल सॉल्यूट भी क्या करेगा, वेपर बनाएगा। तो सारे पार्टिकल्स होंगे इसके, और ये क्या है, सॉल्यूट, ये वोलाटाइल नेचर का है, और इसका नाम मैं दे रहा हूँ बी। वेपर बनाएगा, वेपर प्रेशर इसका कितना होगा, पी नॉट ऑफ बी, ठीक। तो अब इन दोनों को मिला के बना दिया जाए सॉल्यूशन। तो इसको मिला के जब सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि दोनों क्या है, वोलाटाइल नेचर के हैं, तो अब क्या होंगे, कुछ पार्टिकल्स ए के होंगे, क्योंकि ए और बी दोनों को जब मैंने मिक्स कर दिया तो होगा क्या कि ए और बी दोनों के पार्टिकल्स क्या होंगे, सॉल्यूशन में मिक्स हो गए। तो अब दोनों के पार्टिकल आएंगे सरफेस पे, क्योंकि दोनों वोलाटाइल हैं। तो सरफेस पे क्या होंगे, अब ए के भी पार्टिकल्स होंगे और बी के भी पार्टिकल्स होंगे। सरफेस पर ए के पार्टिकल भी होंगे और बी के पार्टिकल भी, ए के पार्टिकल भी और बी के पार्टिकल भी, यानी ये क्या बन गया, ए प्लस बी, इसका नाम है सॉल्यूशन, ठीक। और वेपर दोनों बनाए क्योंकि दोनों क्या है, वोलाटाइल हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे वेपर प्रेशर की, ठीक। क्योंकि अब देखिए है क्या कि पहले केवल सरफेस पे ओनली ए के पार्टिकल्स थे, पूरे सरफेस को ए के पार्टिकल क्या किए थे, घेरे हुए थे। और दूसरे वाले केस में, सॉल्यूट के केस में क्या थे, सरफेस पे केवल सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ रहे थे। जब इन दोनों को मिक्स कर दिया गया तो अब सरफेस पे कुछ पार्टिकल ए के भी हैं और कुछ पार्टिकल बी पे भी हैं। तो अब बताइए कि वेपर जो बनेगा, वेपर वो कम होगा, क्योंकि अब पहले सरफेस पे केवल ए था, तो सारा सरफेस ए से कवर हुआ, सारा वेपर ए का बन रहा था। फिर दूसरी केस में क्या था, सारा सरफेस बी से कवर था, तो बी का वेपर बन रहा था। अब सरफेस पर ए भी है और बी भी है। यहाँ समझिएगा जो सरफेस एरिया तीनों का सेम है, ठीक है। सरफेस एरिया क्या, ये सेम है, ऐसा नहीं है कि बड़े सरफेस एरिया में रखा गया। तो अब सरफेस पर ए के पार्टिकल बी के पार्टिकल दोनों हैं, तो कुछ वेपर बनेगा ए का और कुछ वेपर बनेगा बी का, यानी वेपर प्रेशर जो प्योर का है उसके कंपेयर में इसका प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी इसको बोलेंगे अब पीए, नॉट नहीं लगाना है, प्योर नहीं है, और इसे बोलेंगे पीबी। पीए और पीबी क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है प्योर ए और बी की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इन अ सॉल्यूशन,
यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, और ये बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का प्रेशर, क्योंकि अब प्योर नहीं रह गया, और सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का प्रेशर, अब नॉट नहीं लगाना है क्योंकि ये प्योर नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो PA है वो P0A से क्या होगा, कम होगा, और PB भी क्या होगा, P0B से कम होगा, क्योंकि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन में सरफेस एरिया दोनों का क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा कम हो गया। ठीक, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, A और B का कम बनेगा सॉल्यूशन के अंदर। तो अब इस चीज़ को समझाने के लिए ठीक है, देखिए वही चीज लिखा हुआ है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का प्योर स्टेट वाइब्रेशन मान क्या लेते हैं हम लोग, P0A एंड P0B, और फिर आते हैं हमारे राउल्ट्स, और इन्होंने क्या बताया, तो राउल्ट्स ने बोला, और हमें पता है कि सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। तो इस चीज़ को समझाने के लिए राउल्ट्स ने एक ला दिया, कितना डिक्रीज हुआ, कैसे डिक्रीज हुआ, तो उस चीज़ को समझाने के लिए राउल्ट्स ने ला दिया। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स ला, द वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, यानी जिसका मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा क्या करेगा, वेपर फॉर्म करेगा। यानी कहने का मतलब राउल्ट ने बोल दिया कि वेपर प्रेशर ऑफ A इन अ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड वेपर प्रेशर ऑफ B इन अ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन ऑफ B। मोल फ्रैक्शन का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, एक्स बी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, फिर इसमें सॉल्वेंट अपॉन सॉल्यूशन, यानी एक तरह का क्या है, नंबर ऑफ मोल, मतलब ये पार्टिकल की नंबर की बात करता है। तो जिसके जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूशन के अंदर उतना ज़्यादा क्या होगा, वेपर बनाएगा। ठीक है, तो ये बोल दिए कि जो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर। तो अगर हम लोग मान लें कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर PA है, जो मैंने बता दिया है पहले ही, और B का कितना है, PB है, तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स ला, ठीक है, तो राउल्ट्स का ला है ये। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स ला ने क्या बोल दिया, PA प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। आप लोग को पता होगा जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक लगता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट देखिए क्या है यहाँ पे, P0A। ठीक है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, P0A प्रोपोर्शनल लग गया तो कांस्टेंट। अब आप लोग पूछेंगे कि ये पहले तो P0A वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट था, ये कांस्टेंट कैसे बन गया, तो आइए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये बुक में देता नहीं ये चीज़। जैसे मान लीजिए हमारा मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1। हमें पता है कि टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं बात करूं केवल प्योर A की, ठीक है, ऐसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, केवल प्योर सॉल्वेंट है, प्योर A है, तो B तो हो जाएगा 0, XB कितना हो गया 0, तो XA बराबर कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे 0 पुट कर देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अगर इस फॉर्मूले में मैं यहाँ पुट कर दूँ XA इक्वल टू 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 से हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि PA इज इक्वल टू P0A इंटू 1। ठीक, मोल फ्रैक्शन X की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पे जब ये 1 हो गया तो PA की जगह, ठीक है, P0, PA इक्वल टू क्या हो गया P0A। ठीक है, तो अगर ये प्योर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, PA ही क्या हो जाएगा P0A। तो अगर यहाँ पे मैं ऐसे समझने के लिए इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, PA प्रोपोर्शनल एंड XA, और इस प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट तो कुछ ना कुछ लगाना है, लेकिन यहाँ पे P0A डायरेक्ट लिख दिया है बुक में, तो यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ क्या, कांस्टेंट K। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे क्या आया, प्योर माने तो पी ए किसके बराबर आ गया, पी नॉट ए के बराबर आ गया। तो पी ए की जगह अगर मैं पी नॉट ए रख दूँ, इसकी जगह क्या रख दूँ, एक्स की जगह 1 रख दूँ, यानी यहाँ क्या रख दूँ, पी ए इज इक्वल टू के, और एक्स की वैल्यू कितनी है 1, और मैं यहाँ पे प्रूफ कर चुका हूँ प्योर के लिए क्या होगा, पी नॉट ए इक्वल टू पी ए। तो मैं क्या पी ए को पी नॉट ए लिख सकता हूँ, और पी नॉट ए किसके बराबर है, के। तो यही कांस्टेंट की जगह क्या लिख दिया है, पी नॉट ए। ठीक है, तो इस तरह से बी के लिए अगर मैं मान लूँ तो वेपर प्रेशर ऑफ बी प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, जितना ज़्यादा मोल्स होंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर बनाएगा बी भी। और उसी तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ मानेंगे क्या, के एक्स बी, और मान लेंगे क्या कि अगर प्योर बी है, अगर बी क्या है, प्योर है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी नॉट बी, तो के की जगह क्या हो जाएगा, पी नॉट बी। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कांस्टेंट को मान सकते हैं। लेकिन ये कांस्टेंट कैसे आया है, तो इसके की वैल्यू को मैंने, ठीक है, यहाँ से प्योर ए को प्योर मान के यहाँ से कैलकुलेट किया है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन 1 2 ए प्लस बी 1, प्योर मानेंगे तो बी हो जाएगा 0, एक्स से हो जाएगा 1। तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूँ तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, के। ठीक है, और जब 1 हो गया तो उस कंडीशन में पी ए किसके बराबर है, पी नॉट ए के, तो के इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट ए। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ये क्या बन गया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो राउल्ट्स लॉ क्या है, राउल्ट्स लॉ ये रहा, ये है राउल्ट्स लॉ, ये है राउल्ट्स लॉ। ये अपने से उसको डिफाइन किया गया है क्योंकि क्वेश्चन लगाने के लिए राउट ने केवल बोला था कि मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑफ ए एंड बी इन अ सॉल्यूशन इज दैट प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। ठीक, किसी भी कंपोनेंट का उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, सॉल्यूट का सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल, सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल। जितने ज़्यादा जिसके मोल रहेंगे उतना ज़्यादा उसका वेपर बनेगा। ठीक, the total vapor pressure over the solution phase in a container according to Dalton partial pressure law equal to the sum of the partial pressure। तो डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ क्या है, तो डाल्टन ने बोला था टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। ठीक है, इस तरह क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज अ सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो ही कंपोनेंट है ना। तो अगर डाल्टन का लॉ अगर लगाएंगे टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, उसमें जितने भी कंपोनेंट हैं उनके सम के बराबर। तो ये तो आसान बात है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी टोटल यानी पी ए प्लस पी बी सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, और इक्वेशन 1 और 2 से ले जाके वैल्यू कहाँ रख दें, इक्वेशन इस वाले में वैल्यू पुट कर दूँ। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से पी ए इक्वल टू क्या था, पी नॉट ए एक्स से पी नॉट बी एक्स बी, ये बन गया इक्वेशन 3। ठीक, तो अगर ये भी हमारा क्या है, एक फॉर्मूला है न्यूमेरिकल फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन लगाने के लिए अगर लगाते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, ठीक, उसको वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बहुत मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होती हैं, चीज़ें बड़ी होती हैं। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सिंपल कर दिया जाए, क्योंकि हमें पता है क्या, मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है 1, और अगर मैंने एक्स ए की वैल्यू यहाँ से निकाल दी 1 माइनस एक्स बी करके, और एक्स ए की जगह क्या कर दिया, यहाँ पुट कर दिया 1 माइनस एक्स बी, और बाकी इसको एज इट इज रहने दिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दिए इसका इसमें, ठीक, और फिर इसका इसमें, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, यहाँ भी एक्स बी आ गया, यहाँ भी क्या आ गया, एक्स बी, और इसको कॉमन ले लिया तो एक नया फार्मूला क्या बन गया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स बी। तो अगर इस फार्मूले से क्वेश्चन लगाया जाए या इसको थोड़ा सा और सिंपल बना दिया जाए, ठीक, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये पलट जाएगा, और माइनस कॉमन लेने पे माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा प्लस। तो या इस फार्मूले से क्वेश्चन लगाया जाए पी टोटल का, तो थोड़ा सा क्या होगा, ये इजी वे में सॉल्व होगा। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे
यहाँ पे हमें प्योर वाले का केवल एक बार रखना है, ठीक, और प्योर दोनों के प्योर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट करके केवल जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है, इजी वे में यहाँ सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे दो बार मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, यहाँ केवल सब्ट्रैक्ट करके। जैसे मान लीजिए वेपर प्रेशर इसका दिया है मान लीजिए 400 एटीएम, तो यहाँ तुरंत रख दिए। इसका दिया है 300 एटीएम, यहाँ रख दिए, प्लस इसका कितना है 300, और मान लीजिए मोल फ्रैक्शन आ गया 0.4, तो ये ज़्यादा इजी हो गया, आ गया 100, ठीक है, 100 इंटू 0.4, ठीक है। तो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, इसे यहाँ तुरंत ऐड कर देंगे, तो ये आसान टाइप का हो जाएगा, आसानी से सॉल्व। यहाँ पे क्या हो, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, यहाँ पे पहले हमको XB भी निकालना, सॉरी XA भी निकालना पड़ेगा, यहाँ पे XC की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर ये फार्मूला है, याद है, याद देखिए करना नहीं है, मेन क्या करना है, फार्मूला हमको राउट्स लॉ अगर पता है ये वाला, ठीक है, अगर राउट्स लॉ पता है आपको, ठीक, बस केवल राउट्स लॉ पता होना चाहिए। दोनों को ऐड करने के बाद XA को चाहे हम लोग चेंज कर दें XB में, चाहे XB को XA में चेंज करके थोड़ा सा फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने के लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ तक है, अगर ये फार्मूला अगर याद हो जाए तब तो बहुत बेटर है, ठीक। तो इस फार्मूले को अगर लर्न कर लिया जाए तो क्वेश्चन क्या होंगे, ईजिली इसके सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि बोर्ड में इस बार इसमें क्या था, एक क्वेश्चन दिया हुआ था और उसमें बोला क्या था कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज एन इक्विमोलर। इक्विमोलर का मतलब क्या बोल दिया, मोल फ्रैक्शन दोनों का इक्वल बोल दिया। तो मोल फ्रैक्शन जब इक्वल है तो 0.5 की टोटल मोल फ्रैक्शन होता है 1, तो आधा मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का है, आधा क्या है सॉल्वेंट का, तो 0.5 हो गया। तो वहाँ पे क्वेश्चन क्या करता है, इस तरह से दिया होता है, ठीक है। तो देखिए जो मोल फ्रैक्शन XA और XP होता है वो हमारा मोल फ्रैक्शन कहाँ है, लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड फेज में, ठीक है। लिक्विड मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड तो हैं, लेकिन ये सब लिक्विड जब क्या होंगे, वेपराइज होके वेपर फॉर्म में जाएंगे, तो वेपर फॉर्म में इसके कितने कितने मोल फ्रैक्शन होंगे। तो वेपर स्टेट पे जो मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लेते हैं, YA फॉर अ सॉल्वेंट, YB लेते हैं सॉल्यूट के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए पार्शियल प्रेशर, ठीक है, डाल्टन के पार्शियल प्रेशर लॉ का यूज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या मान लें कि YA हम और YB आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A एंड B इन अ वेपर फेज। तो हम लोग इस चीज़ को देखिए ध्यान देते नहीं, हम लोग सोचते हैं वहाँ तक खत्म हो गया राउट्स लॉ और क्वेश्चन हमारा सॉल्व, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द वेपर प्रेशर इन अ गैसियस फेज या वेपर फेज, तो हम लोग क्या करते हैं, XA XB निकाल के चले जाते हैं, क्वेश्चन हो जाता है गलत। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या कर रहा है, वेपर फेज की बात कर रहा है, या तो कभी कभी क्या करेगा, डायरेक्ट वेपर फेज ही पूछेगा। तो वेपर फेज तभी हमारा कैलकुलेट हो पाएगा जब हम लोग टोटल निकाल चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला इसका क्या है, डायरेक्ट है, ये डाल्टन के लॉ से। तो अगर हमको निकालना होगा कि वेपर स्टेट में मान लीजिए मोल फ्रैक्शन A और B का क्या है, YA एंड YB, से यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या है, कोई सॉल्यूशन है और ये इसका लिक्विड फेज है। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन कितना है, XA सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का XB। जब ये वेपराइज होकर ऊपर गया तो इस यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का YA और सॉल्यूट का कितना है, YB। तो इस चीज़ को निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर इन अ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, YA इंटू P टोटल। सिमिलरली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज YB इंटू P टोटल। अगर YA YB यहाँ से कैलकुलेट करना है तो फार्मूला क्या बन जाएगा, YA इक्वल टू PA अपॉन P टोटल। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे YA निकालने, क्योंकि हमको PA तो पता ही रहेगा,
सॉल्वेंट और सॉल्यूट का पी ए कैसे निकालेंगे, पी नॉट ए एक्स ए से, और पी टोटल वो तो लास्ट वाले फॉर्मूले से लग जाएगा। इस तरह से वाई बी पी बी अपॉन पी टोटल। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा क्या था, राउल्ट्स लॉ का फर्स्ट केस था। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एडेड इन अ वोलाटाइल सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट वोलाटाइल लगाने की जरूरत नहीं है, सॉल्वेंट वोलाटाइल ही है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जब ऐड करेंगे सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर में क्या चेंजिंग आएगी, और उससे भी रिलेटेड एक राउल्ट्स लॉ है। और ये चीज़ देखिए है क्या, थोड़ा सा इस चीज़ को पढ़ना है, कहाँ भी इस चीज़ को पढ़ना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आगे है। ठीक है, तो यहाँ भी पढ़ सकते हैं, वहाँ भी पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पढ़ना क्या होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, इसी में क्या है कंटिन्यू चलते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर ये समझ गए अच्छे से तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, ईजी होगा, वहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करके देखेंगे सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर में क्या चेंजिंग आती है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर से, और हम लोग न्यूमेरिकल की भी कुछ बातें करेंगे, न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।